नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे बीएड सेकेंड सेमेस्टर की अंकुरम क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपना मैथ पेडोलॉजी से रिलेटेड जो अपना 7वां वीडियो है वो लेके आ रहे हैं। तो हमारा ये गणित शिक्षण शास्त्र का से संबंधित जो है 7वां वीडियो है। तो इसमें हमने देखिए नीचे आपकी हमने एक वेबसाइट भी बना दी है अपनी। तो इसमें आपको इस वीडियो में से रिलेटेड या फिर पिछले कुछ लेक्चर्स के पीडीएफ आपको डाउनलोड करने को मिल जाते हैं। इसमें क्विज सेट भी होता है जो हम समय समय पर कराते रहेंगे। तो इसमें जो आप जाएंगे तो इसमें आप देखिए अपनी आईडी बना लीजिए और उसके बाद अपना इसमें आप काम कर सकते हैं। तो एक बार विजिट जरूर करिएगा। तो उसमें देखिए आप लोगों को भी फायदा होगा और इसमें जो हम समय समय पे जो चेंजेस करके लाएंगे वो वीडियो इसमें डालते रहेंगे। कुछ महत्वपूर्ण अदर जो सामग्री है वो भी डालते रहेंगे। तो इसको आप विजिट करते रहिए और देखते रहिए। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है गणित अधिगम के तीनों पक्षों में से कौन सा पक्ष वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्ग्रहण को प्रतिबिंबित करता है। तो इसमें जो ए है वो प्रकारात्मक पक्ष है, बी है अनुशासनिक पक्ष है, सी है सांस्कृतिक पक्ष है और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है प्रकार्यात्मक पक्ष। तो इसका विवरण देख लेते हैं हम। इसमें कुछ इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो भी लेके आए हैं। गणित अधिगम के तीनों पक्षों में से प्रकारात्मक पक्ष वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्ग्रहण को प्रतिबिंबित करता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो भी इसमें हमने दे रखा है। फिर हम देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न है गणित अधिगम के प्रकारात्मक कार्यों में सम्मिलित नहीं है क्या चीज। ए है प्रतिशत अनुपात, बी है सारणी ग्राफ, सी है रसबोध और डी है सांख्यिकी। तो हमारा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गणित अधिगम के प्रकारात्मक कार्यों में रसबोध सम्मिलित नहीं है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कक्षा 1 से 5 तक गणित शिक्षण के उद्देश्यों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ए है शीघ्रता एवं शुद्धता से परिकलन करने की योग्यता, बी है सौंदर्य शास्त्र का अभिज्ञान, सी है तार्किक ढंग से सोचने की योग्यता और डी है क्रम एवं प्रतिरूप पहचानने की योग्यता। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो बी ऑप्शन है, सौंदर्य शास्त्र का अभिज्ञान। इसमें क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन में, कक्षा 1 से 5 तक गणित शिक्षण के उद्देश्यों में सौंदर्य शास्त्र का अभिज्ञान सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आपने देखा होगा कि इसमें जो पूछा गया है कि वो नहीं है, जो उसको क्लिक करना है इसमें। तो नहीं को आप जरूर देखिए जहाँ पे भी हमने दे रखा है, क्योंकि ये जो नकारात्मक पक्ष होता प्रश्न होते हैं तो इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है और सही सही में उलझ के रह जाता है। तो इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है, प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि गणित की विषय वस्तु के चयन के लिए शिक्षा शास्त्रीय विचार बिंदुओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ए है प्राथमिक स्तर के अनुरूप गणित का नवीन ज्ञान, बी है गणित में अंतर्निहित रुचि और चुनौतियां, सी है सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग और डी है चरित्र निर्माण एवं और मूल्यों का अंतर्ग्रहण। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो डी ऑप्शन होने वाला है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चरित्र निर्माण एवं मूल्यों का अंतर्ग्रहण गणित की विषय वस्तु के चयन के लिए शिक्षा शास्त्रीय विचार बिंदुओं में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, गणित की विषय सामग्री के चयन के लिए जिस आधारभूत प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है वह है क्या। तो ए है परंपरागत प्रक्रिया, बी है निर्णय परक प्रक्रिया, सी है विश्लेषणात्मक प्रक्रिया और डी है प्रयोगात्मक प्रक्रिया। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन दे रखा है वो ए है, परंपरागत प्रक्रिया। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि परंपरागत प्रक्रिया का प्रयोग गणित से विषय सामग्री के चयन के लिए नहीं किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये कहता है कि कक्षा 1 से 5 तक गणित में न्यूनतम अधिगम स्तर सार्विक नामांकन की उम्र सीमा क्या है। तो ए है 7 से 12 वर्ष, बी है 6 से 11 वर्ष, सी है 8 से 13 वर्ष और डी है 5 से 10 वर्ष। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है बी, 6 से 11 वर्ष। तो इसमें देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। 1 से 5 तक गणित की में न्यूनतम अधिगम स्तर सार्विक नामांकन की उम्र सीमा 6 से 11 वर्ष है।
तो ये जो ऑप्शन होने वाला है वो सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि कक्षा 1 से 5 तक न्यूनतम अधिगम स्तर की पहचान के लिए 1990 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी? तो इसमें ए ऑप्शन है प्रोफेसर R.H. दवे, बी है प्रोफेसर गाडगिल, सी है प्रोफेसर S.H. दवे और डी है प्रोफेसर महालनोबिस। तो इसका आंसर होगा ए, प्रोफेसर R.H. दवे। इसमें कहते हैं कि वर्ष 1990 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 तक न्यूनतम अधिगम स्तर की पहचान के लिए प्रोफेसर R.H. दवे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक के पर प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के केंद्र बिंदु में सम्मिलित नहीं है, क्या चीज? ए है हमारा ऑप्शन देखते हैं, ए सार्वत्रिक पहुंच, 1 किलोमीटर पहुंच तक सभी शिक्षार्थियों के लिए प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता होनी चाहिए, और बी है सार्वत्रिक नामांकन। तो इसमें क्या है कि सी भी सार्वत्रिक प्रतिधारण है और डी है सार्वत्रिक निरपेक्षता। तो इसका जो हमारा सही आंसर डी होने वाला है, सार्वत्रिक निरपेक्षता। अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सार्वत्रिक निरपेक्षता को प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के केंद्र बिंदु में सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षा में एक अन्य आयाम सार्वत्रिक संप्राप्ति जोड़ा गया है? ए है मुक्त शिक्षा कार्यक्रम 1979, बी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सी है सर्व शिक्षा अभियान 2001 और डी है महिला शिक्षा और सशक्तिकरण 2009। तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षा में एक अन्य आयाम सार्वत्रिक संप्राप्ति जोड़ा गया है। तो इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए। वीडियो में अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है। कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए एग्जाम में आपको हर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। वीडियो को 2-3 बार हर हफ्ते में देखना चाहिए ताकि एग्जाम के समय ये चीज ज़्यादा कम ना हो और हौच पौच ना हो, आपको हर चीज़ याद रहे। इसके लिए जो रिवीजन होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप भी जानते होंगे, आपको परीक्षा के समय ये समझ में आता होगा कि इसको पहले हमने क्यों नहीं कर लिया। तो ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं होते हैं, तो आपको वीडियो हमेशा देखते रहना चाहिए। और हम सारा जो है इंटरनेट के माध्यम से या बहुत सारी पुस्तकों को देखकर और पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे वीडियो देखकर आपको पूरा किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं अगला प्रश्न। न्यूनतम अधिगम स्तर प्रलेख में गणितीय दक्षताओं के 5 क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है, क्या? ए है पूर्णांकों और संख्यांकों को समझना, बी है भिन्न दशमलव एवं प्रतिशत प्रयोग की योग्यता, सी है ज्यामितीय आकारों एवं स्थानिक संबंधों को समझना और डी है सहमति जन्य योग्यता। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है, जैसा कि आप देखे भी होंगे, सहमति जन्य योग्यता ही है। सहमति जन्य योग्यता न्यूनतम अधिगम स्तर प्रलेख में गणितीय दक्षताओं के क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं किया गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये है कि जिस शिक्षक ने अपने विषय और अपनी कक्षा से संबंधित पाठ को बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से आयोजित कर लिया है, वह बिना किसी चिंता के अत्यंत आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य को समझते हुए उसे एक व्यावहारिक अंजाम तक पहुंचाने में समर्थ होगा। यह कथन है किसका? ए है G.H. राय, बी है महात्मा गांधी, सी है G.H. ग्रीन और डी है आइंस्टीन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होने वाला है G.H. ग्रीन होने वाला है। तो यही कथन जो है G.H. ग्रीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो पाठ आयोजना की हर्बर्टीय प्रणालियों में कौन सी प्रणाली सम्मिलित नहीं है? ए है प्रस्तावना, बी प्रस्तुतिकरण, सी साहचर्य या तुलना और डी है उद्देश्य। तो इसमें जो ऑप्शन होने वाला है वो डी है कि इसमें उद्देश्य प्रणाली सम्मिलित नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन की तीनों विमाएं होती हैं क्या? तो इसमें जो विमा होती है मतलब तीनों भुजाएं, तो इसमें होता है कि ए है असमान, बी है एक समान, सी है लंबाई अधिक होती है और डी है चौड़ाई अधिक होती है। तो इसमें जो हमारी बी है एक समान ही होती है। घन आपने देखा होगा क्यूब कहते हैं जिसे, वो होती है ये घन।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है आयोजना शिक्षकों के लिए उपयोगी है क्या? तो ए है विविध संकल्पनाओं के शिक्षण का व्यवस्थित एवं संतुलित तरीका है। बी है शिक्षार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। सी है समय और संसाधनों का उचित प्रबंधन करता है। और डी है उपर्युक्त सभी प्रकार से। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर हमारा यही निकलता है, लेकिन देखना बहुत जरूरी है क्योंकि 80% क्वेश्चनों में ये निकलता है, 20% में कोई ऑप्शन होता है, तो उसमें आपको प्रश्न पढ़ना बहुत जरूरी है और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है कि इकाई आयोजना शिक्षण को व्यवस्थित एवं संतुलित तरीका है। इसके द्वारा समय और संसाधनों का उचित प्रबंधन किया जाता है और साथ ही शिक्षार्थियों का भी मूल्यांकन किया जाता है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पाठ आयोजना की परिसीमाओं में सम्मिलित नहीं है। नहीं को आप अंडरलाइन कर लिया करिए, तब आपको याद भी रहेगा। यह ऑप्शन देखते हैं। ए है यह शिक्षण को व्यवस्थित परंतु अनम्य बनाती है। बी है यदि इसका कठोरता से पालन किया जाए तो शिक्षक के लिए नई सूझों की गुंजाइश नहीं रहती है। और सी है इस पर अत्यधिक बल पाठ को नेमी नहीं बनाता है। और डी है यह प्रारंभिक शिक्षकों के लिए अच्छा है। अनुभव शिक्षक संरक्षित कक्षा व्यवहारों में सामान्यतः कम निष्ठा रखते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है। पाठ आयोजना पर अत्यधिक बल पाठ को नेमी नहीं बनाता है, पाठ आयोजना में सम्मिलित नहीं, जबकि अन्य बातें पाठ आयोजन में सम्मिलित की गई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है वह विधि जिसमें शिक्षक पूरे पाठ के दौरान स्वयं बोलता है और शिक्षार्थी ध्यानपूर्वक और चुपचाप सुनते रहते हैं, क्या है? ए है व्याख्यान विधि, बी है खेल विधि, सी है आगमन निगमन विधि और डी है ह्यूरिस्टिक विधि। तो ए व्याख्यान विधि, जैसा कि अभी यूट्यूब पे भी चल रहा है, मैंने जब पढ़ा रहा हूँ तो इसमें मैं व्याख्यान विधि का ही प्रयोग कर रहा हूँ। अब हमारा जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी विधि नए प्रकरणों का परिचय देने में उपयोगी है। ए है व्याख्यान विधि, बी है खेल विधि, सी है आगमन निगमन विधि और डी है ह्यूरिस्टिक विधि। तो हमारा ए व्याख्यान विधि है। नेक्स्ट हमारा आता है कौन सी विधि शिक्षार्थियों की रुचियों और उनकी सहभागिता की उपेक्षा करती है। ए है व्याख्यान विधि, बी है खेल विधि, सी है आगमन निगमन विधि और डी है ह्यूरिस्टिक विधि। तो इसमें भी सही ऑप्शन हमारा ए है, व्याख्यान विधि। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सी विधि शिक्षार्थियों में परस्पर सहयोग और सहभागिता को प्रोत्साहित करती है, अधिगम प्रक्रिया को अधिक रोचक बनाती है और शिक्षार्थी में आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। तो ए है व्याख्यान विधि, बी खेल विधि, सी आगमन निगमन विधि और डी ह्यूरिस्टिक विधि। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, खेल विधि, ये सही ऑप्शन है। इसमें क्या है, खेल विधि शिक्षार्थियों में परस्पर सहयोग और सहभागिता को प्रोत्साहित करती है, अधिगम प्रक्रिया को अधिक रोचक बनाती है और शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। तो इस तरीके से हमारी जो खेल विधि है, खेल खेल में ज़्यादा आदमी समझता है, तो इसको इस तरीके से भी याद किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्न में कौन सा कथन असत्य है। तो पढ़िए, ध्यान से देखते हैं। आगमन विधि विशेष से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर होती है, अग्रसर होती है। बिल्कुल सही कथन है। इसके बाद हमारा निगमन विधि सामान्य से विशेष की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर होती है। ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो ये देखिए, इसमें निगमन और आगमन का आपको दिख जाएगा कि ये जो सही वो है यही है। अब हमारा जो आता है डी ऑप्शन, निगमन विधि में प्राधिकारी व्यक्ति द्वारा सूत्र को निश्चित या प्रस्तुत किया जाता है और उसके कठन कंठस्थीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो निगमन विधि के बारे में भी आपने जान लिया। अब हम देखते हैं आगमन विधि खोज को नष्ट करती है और चिंतन को उद्दीप्त करती है। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। तो आप खोज को ये बढ़ाती है और चिंतन को जो है वो उद्दीप्त नहीं करती है, चिंतन को भी नीचे नष्ट करती है। तो ये वाला जो कथन है वो सही नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस विधि का शिक्षण के लिए प्रभावी उपयोग किया जाता रहा है तथा वह बच्चों को नैसर्गिक प्रवृत्ति देती है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए व्याख्यान विधि, बी खेल विधि, सी आगमन निगमन विधि और डी ह्यूरिस्टिक विधि। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, खेल विधि, खेल खेल में नैसर्गिक प्रवृत्ति है सीखने के लिए। नेक्स्ट, इस विधि का प्रभावी उपयोग किया जाता है। यही विधि सबसे ज्यादा कारगर विधि भी है। यदि कोई खेल खेल में ही सिखा दे तो बच्चों को नैसर्गिक रूप से वो आ जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है शिक्षण की किस विधि को खोज विधि कहा जाता है। तो ए है व्याख्यान विधि, बी खेल विधि, सी आगमन निगमन विधि और डी ह्यूरिस्टिक विधि।
तो खोज विधि जो है हमने पहले भी देख रखा है कि खोज विधि ह्यूरिस्टिक विधि को कहा जाता है। नेक्स्ट, अब इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा होता है वीडियो। और ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमारा भी उद्देश्य पूरा हो सके कि बहुत सारे लोग हमारे जो चैनल से जुड़े हैं वो अपने अपने परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकें। तो हमने जो अपना वेबसाइट बनाई थी उसका लिंक हमने इसके पहले पृष्ठ पे दे रखा है। तो वेबसाइट को विजिट जरूर करें और उसमें देखें आपके लायक जो जो सामग्री हो वो आपको डाउनलोड की सुविधा दी जा रही है। बहुत से लोग मांगते थे कि भाई डाउनलोड के मुझे ऑप्शन मिलना चाहिए और मुझे दीजिए ताकि हम भी उसको पढ़ सकें पीडीएफ। तो ये पीडीएफ हमने उपलब्ध कराया है, तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जाइए और विजिट कीजिए, और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप इसको बांट सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देते हैं। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।